नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय ने बड़े ही परिष्कृत लहजे में अपना फैसला सुनाया और बिना कुछ कहे उन्होंने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के सत्ता सियासतदानों और चमकदार स्क्रीन के बदबूदार लोगों की आपराधिक मिलीभगत के धागे बिखेर कर रख दिए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर मुंबई पुलिस के अफसर, नेता और कुछ खास फिल्मी तत्व जिस तरह लुच्चे लफंगे जैसी हरकतें कर रहे थे, उससे कानून का पालन कराने वाले तंत्र के प्रति पूरे देश में घृणा और अविश्वास का भाव गहरा गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय के फैसले ने न्याय व्यवस्था को आम लोगों से दूर खींच कर ले जाते सत्ता पापियों को एक सशक्त सांकेतिक प्रतिरोध यानी सिंबॉलिक रेसिस्टेंस तो दिया ही है। न्याय का प्रसंग आम लोगों से इतना दूर चला गया है कि उसे भरोसा ही नहीं कि न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय का फैसला टिक भी पाता है कि नहीं, या पता नहीं कितने दिन टिक पाता है। ऐसा ना हो कि जस्टिस रॉय का फैसला उन्हीं फैसलों में शुमार हो जाए जो सिंगल बनाम डबल या ट्रिपल के नियोजित मंचन के आगे शहीद होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मौत की जांच सीबीआई को देकर सुशांत के आशंकित हत्या की वजहों को लीपने पोतने में लगे महाराष्ट्र के सत्ताधारी नेताओं, मुंबई पुलिस और माफियाई रुझान वाले फिल्मी तत्वों को सख्ते में ला दिया है। सुशांत की हत्या से जुड़े सारे मामले सीबीआई को सुपुर्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले की जांच में अड़ंगा डाल रही मुंबई पुलिस को फटकार कर बिल्कुल अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह सख्त हिदायत भी दी कि वह सीबीआई को पूरा सहयोग करे और जांच से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज सीबीआई को मुहैया कराए। जस्टिस रॉय ने अपने फैसले में कहा कि मेधावी कलाकार सुशांत राजपूत की संदेहास्पद मौत को ऐसी ही परिस्थितियों में उलझाने की कोशिश की गई जहां सत्य की हत्या हो जाती है और न्याय भुक्तभोगी यानी विक्टिम बना रह जाता है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जस्टिस राय को इजलास में ही चुनौती दी कि उनके फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। इस पर जस्टिस रॉय ने कहा कि पहले 35 पेज के इस फैसले को तसल्ली से पढ़िए, फिर रिव्यू पिटीशन दायर करने के बारे में सोचिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि हमने हर पहलू की बारीकी से जांच की है और तब फैसला सुनाया है। जस्टिस रॉय ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सुशांत की मौत की छानबीन में राज्य पुलिस कोई दखल न दे। अब आप जस्टिस ऋषिकेश रॉय का फैसला और फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की दी गई दुस्साहसिक चुनौती दोनों को याद रखें, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रॉय का फैसला बदला तो आपको यह समझने में कोई दिक्कत न हो कि भारत की न्याय व्यवस्था दरअसल किन लोगों के मतलब की है और किन लोगों के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा बचाकर रखनी है तो जस्टिस रॉय का फैसला मापदंड की तरह है, यार्ड स्टिक है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यायाधीशों ने देखा और समझा ही होगा कि सुशांत की संदेहास्पद मौत के प्रकरण में जो दाखिल याचिका थी उस पर सुनवाई के दरमियान इजलास में और फैसला आने के बाद सार्वजनिक रूप से किस तरह सुप्रीम कोर्ट को चुनौतियां दी गई। आपने इस पर ध्यान दिया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले इजलास के अंदर महाराष्ट्र सरकार के वकील, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने और फैसला आने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संघीय संरचना यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आना चाहिए कि नेताओं ने न्यायपालिका की मर्यादा को किस स्खलित स्तर पर पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र सरकार, सत्ताधारी पार्टियां, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड के नस्ल दूषित बेजा तत्वों की निर्लज्जता इतनी बढ़ गई कि उन्हें यह गवारा ही नहीं था कि सुशांत की हत्या की वजहों के बारे में देश की सर्वोच्च अदालत कोई टिप्पणी करे या कोई फैसला सुनाए। छोटी अदालतों की तो कोई औकात ही नहीं इनके सामने।
बौखलाकर वे कोर्ट में ही कहने लगे कि सीबीआई जांच कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र प्रदेश के फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र भारतवर्ष का राज्य नहीं बल्कि आपराधिक गिरोहों का कोई ऑटोनोमस स्टेट हो। पुत्र प्रेम में अंधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों या शारदा स्कैमर्स के प्रेम में अंधी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या आयकर चोरों के प्रेमी आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रहे हों, इन सब को सीबीआई जांच से राज्य के फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा महसूस होने लगता है। यह देश रसातल में नहीं जा रहा तो और कहां जा रहा है बताइए। यह कैसी न्यायिक स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे रही है और इससे प्रदेश के फेडरल स्ट्रक्चर को कोई खतरा नहीं है। यूपी बिहार के कलाकारों, अभिनेताओं और श्रमजीवियों को पहले से पता है कि मुंबई शहर पर धंधेबाज नेताओं, माफियाओं, अपराधियों, आतंकियों और पुलिस के गठजोड़ का कब्जा है। बिहार और यूपी के लोग तो इसके भुक्तभोगी रहे हैं। बिहार और यूपी के लोगों को महाराष्ट्र में जब अपमानित किया जाता है तब वहां के फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा नहीं आता। जब दाऊद इब्राहिम मुंबई को आतंकी हमलों से कई कई बार दहलाता है तब फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई खतरा नहीं आता। जब रोहिंग्याओं को भारत में बसाने की मांग पर कट्टरपंथी मुसलमान शहीद स्मारक का असम्मान करता है और सार्वजनिक संपत्ति फूंकता है तब फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा नहीं आता। 12 अगस्त 1997 को जब म्यूजिक डायरेक्टर नदीम अख्तर सैफी कुख्यात आतंकी सरगना अबू सलेम की मदद से प्रख्यात म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या कराता है और लंदन भाग जाता है तब महाराष्ट्र के फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई खतरा नहीं महसूस होता। नदीम को आज तक भारत नहीं लाया जा सका। नदीम को मुंबई पुलिस का संरक्षण मिला क्योंकि नदीम के पीछे बड़े बड़े नेता और माफिया सरगना खड़े थे। यह आधिकारिक तथ्य है कि गुलशन कुमार की हत्या की साजिश में टिप्स कैसेट का मालिक रमेश तुरानी भी शामिल था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। एक चश्मदीद गवाह का रिकॉर्डेड बयान है कि रमेश तुरानी और नदीम ने अबू सलेम के गुर्गे के हाथ में 25 लाख रुपए देते हुए कहा था, गुलशन कुमार का काम जल्दी खत्म करो। तब महाराष्ट्र के फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा नहीं पहुंचा था। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है के हिट होने पर अबू सलेम गिरोह ने ही राकेश रोशन से पैसे की मांग की। पैसा देने से इनकार करने पर राकेश रोशन को सरेआम गोलियां मारी गई। बहुत मुश्किल से राकेश रोशन की जान बची और महाराष्ट्र के फेडरल स्ट्रक्चर को कोई खतरा भी नहीं पहुंचा। नस्ल दूषित जनखेश भट्टों की जमातें चुप्पी साधे रही। मशहूर फिल्म प्रोसेसिंग कंपनी एड लैब्स के मालिक मनमोहन शेट्टी और बड़े फिल्म वितरक अनिल थडानी पर जिन दिनों कातिलाना हमला होता है उन्हीं दिनों संजय दत्त की फिल्म वास्तव हिट होती है और सार्वजनिक मंच पर फिल्म के हीरो संजय दत्त, डायरेक्टर महेश मांजरेकर और प्रोड्यूसर दीपक निकलजे का सम्मान होता है। दीपक निकलजे कुख्यात माफिया सरगना छोटा राजन का सगा भाई है, इसलिए मुंबई पुलिस को कोई आपत्ति नहीं होती और न फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कोई खतरा महसूस होता है। माफिया सरगना छोटा शकील अपने गुर्गे नाजिम रिजवी और भरत शाह के जरिए सलमान खान समेत कई बड़ी हस्तियों की फिल्मों में पैसा लगाता रहा है। यह तथ्य ओपन फैक्ट है। इससे महाराष्ट्र के फेडरल स्ट्रक्चर को कोई खतरा नहीं। इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं। पूरे बॉलीवुड पर दाऊद और उसके धनपशु चमचों का पैसा बोलता है, लेकिन तब फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा महसूस नहीं होता। सुशांत हत्या प्रकरण में विवाद में आए महेश भट्ट पुराने पापी हैं। आपने देखा ही कि महेश भट्ट ने सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर क्या क्या गुल खिलाया। गुलशन कुमार की हत्या के समय भी महेश भट्ट हत्या के अभियुक्त नदीम के पक्ष में खड़ा था। छोटा शकील का करीबी भरत शाह महेश भट्ट का भी करीबी है। माफियाओं और आतंकी तत्वों से संजय दत्त के नजदीकी संबंध उसे जेल की हवा खिला ही चुके हैं।
लेकिन कई ऐसी हस्तियां हैं जिनके लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कुर्बान होने के लिए तैयार रहती है। सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की गहराई से जांच हो जाए तो भारत से लेकर दुबई और तमाम देशों में फैली इनकी अकूत संपत्ति के सारे सिरे खुल जाएं और दाऊद से इनके कनेक्शन उजागर हो जाएं। दुबई की बेशकीमती आलीशान कोठियां इन्हें किन लोगों ने गिफ्ट में दी, यह पता तो चलना ही चाहिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के फंड से अमेरिका में कश्मीर के नाम पर जहर फैलाने में लगे टॉनी अशई जैसे लोगों के साथ शाहरुख खान गुटरगू करते हैं और उन्हीं से दुबई की आलीशान कोठियों की डिजाइन्स बनवाते हैं। तब नस्ल दूषित जमातें चुप रहती हैं और तब उन्हें फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में नहीं दिखता। सुशांत राजपूत की हत्या में बॉलीवुड माफिया नेक्सस का हाथ होने की आशंका सुब्रमण्यन स्वामी और पूर्व नौकरशाह आरवीएस मणि पहले ही जता चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी या गृह मंत्री अनिल देशमुख संविधान को अपवित्र करने वाले इन मसलों पर चुप्पी साधे रहते हैं। नेताओं और माफियाओं का गठजोड़ इन लोगों को फेडरल स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए जरूरी लगता है। महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर मुंबई पुलिस ने जैसा चलन शुरू किया है वैसा ही समान व्यवहार मुंबई पुलिस के साथ भी होना चाहिए जब वह किसी अपराध की जांच के सिलसिले में बिहार, यूपी या किसी दूसरे राज्य में जाए। दूसरे राज्य में प्रवेश करते ही मुंबई पुलिस के संबद्ध अधिकारियों कर्मचारियों पर क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा दर्ज कर उन्हें फौरन जेल के अंदर घसीट लिया जाना चाहिए। प्रदेश का फेडरल स्ट्रक्चर बचाकर रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। यह मैं अत्यंत संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। सुशांत प्रकरण पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने जिस तरह की निकृष्ट और बेजा हरकतें की हैं वह दूसरे किस्म की भाषा और दूसरे किस्म का व्यवहार डिजर्व करती है। चलिए आखिर में सीबीआई पर भी बात हो जाए। अब भारत के लोग क्या करें? ले देकर एक ही संस्था बची है जिस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। देश के जितने भी महत्वपूर्ण मामले सीबीआई के पास जांच के लिए गए वे सब अंधेरी सुरंग में खो गए। जो असली सूत्रधार थे वे मौज करते रहे और जो कवर पर थे वे जेल में ही संदेहास्पद मौत मरते रहे। शेयर घोटाले का आरोपी हर्षद मेहता जेल में ही हार्ट अटैक से मर गया और स्टाम्प घोटाले का अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी किसी अज्ञात बीमारी से जेल में ही संदेहास्पद मौत मरा। किसी घोटाले के अभियुक्त नेता को इस तरह जेल में मरते आपने कभी देखा है या सुना है? लालू यादव जेल में इसलिए थोड़े ही हैं कि वे चारा घोटाले के अभियुक्त हैं। चारा घोटाले के बहाने लालू यादव जेल में बंद हैं। फिर आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव के बेटे तेजस्वी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बोफोर्स घोटाले में सीबीआई ने क्या किया? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने क्या किया? आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने क्या किया? स्टर्लिंग बायोटेक स्कैम में सीबीआई ने क्या किया? विजय माल्या और माल्या के कंधे का सहारा लेकर हुए अरबों रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने क्या किया? अरबों रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में सीबीआई ने क्या किया? डीएलएफ जमीन घोटाले में सीबीआई ने क्या किया? नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की साठगांठ से 13,578 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सीबीआई ने क्या कर लिया? व्यापम स्कैम में सीबीआई ने क्या किया? सारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने क्या किया? यूपी के एनआरएचएम घोटाले की जांच में सीबीआई ने क्या किया? यूपी लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई ने क्या किया? नेशनल हेराल्ड घोटाले में सीबीआई ने क्या किया? 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई ने क्या उखाड़ लिया? बहुचर्चित कोल स्कैम मामले में सीबीआई ने क्या कर लिया? बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड में सीबीआई ने क्या किया? इसे पूरे देश ने देख लिया। नेता माफिया दुर्भिसंधि के आगे सीबीआई के धराशायी होने के ऐसे उदाहरण और सवाल भरे पड़े हैं। इन्हीं सवालों में सुशांत की हत्या की जांच का नतीजा भी एक सवाल बनकर झांक रहा है।
अनुभव जनित उम्मीद और आशंका तो यही है कि इस मामले में भी सीबीआई ढाक के 3 पाथी साबित होगी, या यह भी हो सकता है कि सीबीआई इस बार अपनी रीढ़ में सुरसुराहट महसूस करे, अपनी नाकारा छवि से उबरे और कुछ ऐतिहासिक और यादगार कर जाए। नमस्कार, जय हिंद।